आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने रविवार को आजमगढ़ स्थित पीडीए भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की 12 वर्ष और उत्तर प्रदेश की 9.5 वर्ष की भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। रोजगार, शिक्षा, किसानों और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि सरकार मुकदमे वापस लेने के वादे से भी पीछे हट रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे छात्रों का नुकसान हुआ है। धर्मेंद्र यादव ने जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच होने पर यह देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। उन्होंने एक्सप्रेसवे निर्माण में भी अनियमितताओं और कमीशनखोरी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि प्रदेश में भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सांसद ने कहा कि किसान और नौजवान सरकार से परेशान है। बुलडोजर कार्रवाई पर तंज कसते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई करती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा नकल माफिया मुख्यमंत्री के मंच पर दिखाई देता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों के साथ हुई घटनाओं पर संसद में जवाब देने से बचा जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी रहेगी और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता से भाजपा सरकार को हटाने की अपील की। कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग वादा खिलाफ लोग हैं। बच्चों से कहूंगा याद करिए 14 का मोदी जी के भाषण, जब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 12 साल हो गए, 24 करोड़ रोजगार जनरेट होते, और मैं समझता हूं 24 करोड़ रोजगार अगर सरकार ने दिए होता तो शायद हमारा देश में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह जाता। अगर परिवार के मुखिया को ही रोजगार मिल जाता तो आप कल्पना करिए कि 125 करोड़ लोगों के रोजगार या जीवन जीने का इंतजाम सरकार कर चुकी होती अगर अपने वादे पे रहती। यही लोगों ने कहा था महंगाई कम करने को, इन्हीं लोगों ने कहा था कि रुपए की साख को बढ़ाएंगे, इन्हीं ने कहा था, तमाम बातों को कहा था कि काला धन आएगा, सबके खातों में 15 लाख आएगा। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि बीजेपी के लोगों के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, इस आंदोलन के खत्म होते समय जो 3 प्रमुख शर्तें थी, उनमें एक शर्त थी पूरी हुई, शिक्षा मंत्री का पूरा देश खड़ा हो गया तो मजबूरी में इस्तीफा कराना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी शर्त थी कि जो इस आंदोलन में नौजवान है देश के अलग अलग इलाकों में, आंदोलन के कारण किसी नौजवान पर मुकदमा नहीं चलेगा। क्या सरकार जवाब देगी? क्या वो मुकदमे वापस हुए हैं? क्या बिहार में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली से लेके देश के अलग अलग इलाकों में उन आंदोलनकारी जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा रहा है क्या? तो ये सरकार के लिखित समझौते थे। मैंने तो नौजवान साथियों से कहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक लिखित जो एग्रीमेंट है वो नहीं दिया उनको, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें कही हैं। लेकिन हम कहेंगे बीजेपी की किसी भी बात पर, जुबानी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है मेरे नौजवानों। ये लोग वादा खिलाफ लोग हैं, हर मौके पे वादा खिलाफी किए। अमित शाह ने जंतर मंतर पे बहस नहीं किया सदन में, और अब एफसीआरए कानून लाने वाले हैं, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अभी देखिए, आने दीजिए, अभी पता नहीं वो भी कहीं राज्य मंत्री के माध्यम से न करा दे। गृह मंत्री जी के ही विभाग के 2 कानून हंगामे के बीच पास हुए, लेकिन दोनों उनके राज्य मंत्री ने पेश किए और पास कराए। अभी तो देखना है सदन में क्या होता है। ये ना आप जिम्मेदारी से कह सकते हो, ना मैं कह सकता हूँ कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। जो बच्चे घायल हुए हैं वहाँ जंतर मंतर पर हथियारों का इस्तेमाल किया गया, बैलगाड़ियों वगैरह, क्या इन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए?
जी मैं समझा। जंतर मंतर पर जो बच्चे घायल हुए हैं, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जो है चलाए गए हैं, बच्चे बैलेट गन है और इनके 27 नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत में नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूं अगर सरकार समय से नौजवानों की मांग को मान जाती तो शायद ये 20 तारीख का आंदोलन ही ना होता। अगर उनके आमरण अनशन को, जो गांधीवादी रास्ते पर बच्चे थे, 18-18 दिन, 20-20 दिन, 22-22 दिन, 24-24 दिन आमरण अनशन पे रहे, अगर उस समय ही सरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा देती तो शायद 20 के आंदोलन की कॉल ही ना होती, और कॉल हो भी गई होती तो ये स्थगित हो जाता। सर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले आतंकी नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका जवाब उनसे पूछिए जो लोग नोटबंदी करते समय ये कह रहे थे कि नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं कि देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा। ये जवाब उनसे पूछना चाहिए मेरे पत्रकार साथियों। आगे नोटबंदी तो हुई थी 2016 में, आज हम 10 साल बाद भी उस समस्या को हम झेल रहे हैं। पुलवामा के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि किस तरह से अटैक हुआ, सैटेलाइट से पहले से पता कर लेना चाहिए था, नहीं किया। आज तक पुलवामा की जांच की क्या रिपोर्ट आई, क्या कारण बता दो, देश के सामने आए हो। पहलगांव की कोई रिपोर्ट आई हो तो बता दो। और तो और देश के रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर सदन को गुमराह किया और सदन में कहा कि कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, और बाद में सारी चीजें रिकॉर्ड में बाहर आई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है, उन्होंने जो खुलासा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जो सड़कें बनी हुई है वो टूट रही है और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस क्या कहना? देखिए, बहुत गंभीर भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह से हर योजना में करप्शन की पराकाष्ठा है, आप कहीं दूर न जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप भ्रष्टाचार का आलम देख रहे हैं। एक्सप्रेसवे का आलम यह है कि एक्सप्रेसवे बनता बाद में है, टूटता पहले। अभी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की बड़ी चर्चा हुई, अभी मुझे लग रहा है 1 महीना भी नहीं हुआ है और उद्घाटन हुए, और आप देखो क्या हालत है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का यही हाल हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे का यही हाल हुआ। पूर्वांचल का आप सबने देखा कि परिवार के साथ आप गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक जाएंगे, कहीं आप 10 मिनट परिवार को चाय भी पिलाना चाहेंगे तो भी वो कोई स्थान नहीं बनाए। तो ये लूट का माध्यम बना रखा। और जल जीवन मिशन जिसकी आपने चर्चा कर दी, मैं समझता हूं ईमानदारी से जांच होगी तो जल जीवन मिशन देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। हाई कोर्ट के जज ने भ्रष्टाचार के मामले पर कहा थाने जो है उसके अड्डे बन चुके हैं। समझो, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय को। कम से कम जनता की जो बात, जो हम पॉलिटिकल लोग कहते थे, जब माननीय न्यायालय की मोहर लगती है तो उस बात को, उसका और वजन बढ़ जाता है। अगर 27 में सरकार बनती है तो इस भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए आप लोगों का क्या करना? देखिए, भ्रष्टाचार सरकार की नीयत के कारण होता है। सरकार की नीयत अच्छी रहेगी तो कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इस सरकार में बैठे हर व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो या उनके प्रतिनिधिगण हो, इन सब की नीयत है केवल लूटने की, और इसीलिए भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सांसद जी, एक सवाल आपसे है, गोरखपुर में जो घटना घटी है उस घटना पर विपक्ष से किस वाली घटना का? ये अलग बात है कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, शायद उस मुद्दों के बीच में कोई बात उतनी न उड़ पाई हो, ये अलग बात है। हम लोग किसी के भी साथ भी अन्याय अत्याचार के विरोध में थे, विरोध में हैं और विरोध में रहेंगे। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के खिलाफ अगर कहीं अन्याय अत्याचार है तो उस पर मजबूती के साथ जितनी भी अपनी क्षमता है, चाहे वो सदन की क्षमता हो, चाहे सड़क की क्षमता हो, हर स्तर पर हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ के सांसद कराता हूँ, क्योंकि मैं खुद सदन की कार्यवाही में लगातार व्यस्त था, इसलिए मैं उधर ध्यान नहीं दे पाया। उनका नहीं है, आखिर ये किसके आदेश पर हो रहा है? सरकार की नीयत है, सरकार की नीयत थी कि बच्चे पिटे। सरकार को उम्मीद थी कि हम लोग दबाव बना के या इस तरह का पुलिस का प्रभाव बना के हम आंदोलन को तोड़ देंगे। ये तो नौजवानों की स्ट्रेंथ थी, उनकी यूनिटी थी, उनके मुद्दे के प्रति समर्पण था कि सरकार के लाख अत्याचार के बावजूद ये आंदोलन नहीं दबा।
ये तो सरकार की नीयत खराब है। भाई आदेश अगर सरकार देगी तो पुलिस तो करेगी। एक ऐसे केवल पुलिस को मैं नहीं कहूंगा, 100 से लेके 100% केंद्र सरकार के आदेश पर यह बात हुई है। और केंद्र सरकार को नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, वो कोई गैर बच्चे नहीं। अच्छा सोचिए ना, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई बच्चों को, किस किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को। और अब तो हालत ये हो गई भाजपा वालों की कि उनके नेताओं के, उनके विधायक, उनके एमपी, उनके मंत्री भी अब अपने बच्चों को भी नहीं समझा पा रहे हैं, खुद के बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। उनके बच्चे भी नौजवानों की भावनाओं। देश में मैं समझता हूं जब से एनडीए की सरकार है, या मोदी जी प्रधानमंत्री है, या उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री है, इनके 12 साल के केंद्र के और लगभग 9.5 साल के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल से उत्तर प्रदेश और देश का जनमानस पूरी तरह आगे जा चुका है। और आज समाज के हर वर्ग में असंतोष, असंतुष्टि और सरकार के प्रति आक्रोश है। और आक्रोश किस कदर है उसकी आप बागनी दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होके देश के किसी भी प्रदेश में आप देखोगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, और हजारों नौजवान उत्तर प्रदेश के जंतर मंतर पे थे। बिहार का पटना हो, महाराष्ट्र में मुंबई हो, कलकत्ता हो, पुणे हो, नागपुर हो, भोपाल में अंदर देख रहे हैं आप किस तरह से किसान निराश होके, उदास होके, हताश होके सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। तो आज सरकार पूरी तरह से असफल और फेल है, केंद्र की भी। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं समझता हूं जो दिन रात बुलडोजर लेके घूमते हैं, उनका बुलडोजर चढ़ावा और चंदा चोरी वालों के घर का रास्ता भूल गया है या चाबी खो गई है। तो आज इस मुद्दे पर मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर व्यापक, देश के अंदर व्यापक निराशा है। और लोग अब केंद्र की और प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। और जिस तरह से दिल्ली में पिछले 10 दिन से संसद में 10 दिन की कार्रवाई पूरी होने के बाद विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद गृह मंत्री जी सदन के अंदर नहीं आ रहे, जबकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर में आती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों का, नौजवानों का, बेटियों का अपमान हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, अन्याय हुआ, उससे मैं समझता हूं केवल दिल्ली नहीं, देश का हर नागरिक निराश है। क्योंकि सब लोगों के बच्चों का भविष्य दांव पर है। और जो लोग बातें करते थे लंबी लंबी बुलडोजर वाली, आज ही अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक के सबसे बड़े घोषित माफिया हैं, वो मुख्यमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री के पीछे खड़े होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और सरकार कहती है हमने बड़े कड़े कानून बना दिए हैं, इतने साल की सजा होगी, इतना जुर्माना होगा। तो पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो आपके अपने विधानमंडल में सबसे बड़े माफिया लोग बैठे हैं, पेपर लीक वाले, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? चढ़ावा चोरी वालों पर बुलडोजर कब चलेगा? जिस तरह से लूट हुई है अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण से लेके अब तक, जिसको हम ही नहीं, केवल समाजवादी पार्टी के ही लोग नहीं, ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं, बल्कि मैं समझता हूं निर्माण समिति के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं, यहाँ डकैती हुई है। निर्माण कार्य में लगे हुए इंजीनियर कह रहे हैं कि 40% कमीशन निर्माण कार्यों में ली गई। तो आज पूरे देश के सामने संकट और परेशानियां और चुनौतियां हैं। और मैं समझता हूं जनता इस सब मुद्दों पर एकजुट होकर, चाहे आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा, तो मैं समझता हूँ 27 के बाद कभी भी आप देखोगे कि दिल्ली की परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। अच्छा, ये सांसदों पे एफआईआर दर्ज की गई है आपके उद्देश्य के साथ भी, और राहुल गांधी जी और क्या करना है? देखिए, बीजेपी के लोग सोचते ये हैं कि वे जो कह रहे हैं वही सच है। सच्चाई ये है, पूरे देश का जनमानस देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लखनऊ में प्रथम यात्रा पे आए,
तो महाबली राम भक्त श्री हनुमान जी का पात्र बन के किस तरह से उनके स्वागत में भाजपा का झंडा पकड़ा के उन पर कार्रवाई या उन पर एफआईआर कब होगी? ये लोग, जो लोग चंदा चोरी में पूरी तरह घिरे हुए हैं, हम लोग पिछले 10 दिन से लगातार सदन में नोटिस दे रहे हैं इस बात की कि चंदा चोरी पर चर्चा होनी चाहिए। आज तक सरकार की ये हिम्मत नहीं हो पाई कि चंदा चोरी पर चर्चा में तैयार हो जाए, या चढ़ावा चोरी पर, या जो प्रभु श्री राम मंदिर पर जिस तरह से लूट हुई है, डकैती पड़ी है, आज तक सरकार तैयार नहीं है। केवल ध्यान भटकाने की नीयत से इस तरह की एफआईआर और तमाम चीजें की जा रही है, इनका कोई मतलब नहीं है। और मैं कह सकता हूं, अगर देश के अंदर सबसे ज्यादा मर्यादा किसी ने गिराई है प्रभु श्री राम की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें ही नहीं, विज्ञापन निकाले बाकायदा, टेलीविजन पे आप सबके माध्यम से हमने भी देखा, प्रभु श्री राम की छोटी सी तस्वीर और प्रधानमंत्री मोदी जी का विराट स्वरूप लेके जैसे कि वो चल रहे हैं। क्या इसका जवाब देगी बीजेपी? इसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना चाहिए। तो बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं, ध्यान भटकाने की नीयत है, लेकिन देश का जनमानस जो सच्चे सनातनी है वो आहत हैं, वो बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने किन लोगों पे भरोसा किया था और वो लोग कैसे निकले जो प्रभु श्री राम के भी चंदा चोरी में पीछे नहीं हटे, चढ़ावा चोरी में पीछे नहीं हुए, भू माफियागिरी की गई। बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत भू माफिया के कानून बना के घूम रहे हैं। आखिर ये बताइए, एक ही दिन के अंदर एक से बेनामा दूसरे को होता है 2, 2.5, 3 करोड़ के अंदर, और दूसरे से तीसरे को कर दिया जाता है उसी दिन उन्हीं गवाहों के साथ 24 करोड़ का, 18 करोड़ का, 16 करोड़ का। बताएं भू माफिया कौन है? जवाब नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास, जवाब नहीं है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार के पास। लेकिन चूंकि आप लोगों का सहयोग पा जाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का, तो सहयोग पाके चर्चा को, दिशा को घुमाना चाहते हैं, वो घूमने नहीं जा रहा है। लोग बहुत आहत हैं। पीएम ने उन बच्चों को माफ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।